हेलो एवरीवन स्टूडेंट। आज जो क्लास हम लेकर आए हैं आपके लिए टॉप करेंट अफेयर्स लेके आए हैं। इसमें टॉप करेंट अफेयर्स में अभी जो हाल ही की जो घटनाओं से संबंधित जितने भी इंटरनेशनल रिलेशन हुए हैं सारी चीज़ों को हमने कवर किया है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, देर न करते हुए अब हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों। हमारा जो करेंट अफेयर का जो सेशन है ये इसमें इंटरनेशनल लेवल और नेशनल लेवल और स्टेट लेवल के जितने भी फेमस जो इवेंट्स हुए हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लिस्ट अपॉइंटमेंट एंड पर्सन इन न्यू फेमस पर्सन। मतलब कि जो अभी नए नए फेमस पर्सन हैं जिनके विषय में बहुत बार अभी न्यूज़पेपर में चर्चा हुई है उनके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। दोस्तों विश्व व्यापार संगठन जिसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO कहा जाता है, इसके बारे में यदि हम बात की जाए तो WTO के जो अध्यक्ष हैं, नए अध्यक्ष अभी जो बने हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। उनका नाम है अनवर हुसैन शेख। WTO के अध्यक्ष बने हैं, अभी नए अध्यक्ष बने हैं WTO के, और उनका नाम है अनवर हुसैन शेख। अब यदि दोस्तों अनवर हुसैन शेख के बारे में हम जाने, WTO के जो अध्यक्ष हैं, तो चलो इनके बारे में हम जानते हैं। ये दिखते कैसे हैं, तो क्वेश्चन किस टाइप से आएगा? क्वेश्चन इस टाइप से आएगा दोस्तों कि किसे व्यापार पर तकनीकी बाधाओं के लिए विश्व व्यापार संगठन जिसे WTO कहा जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन इस टाइप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में MCQ के फॉर्म में इसी टाइप से दिया जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है अनवर हुसैन शेख, तो आपको पता है इसका सही आंसर अनवर हुसैन शेख ही है। तो क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाएगा। अब ये देखेंगे कि अनवर हुसैन शेख है कौन। चलिए अनवर हुसैन शेख की बात करें तो ये WTO के अध्यक्ष हैं। दूसरी बात, ये WTO के अध्यक्ष इट मीन्स चेयरमैन है। तो WTO है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसके अनवर हुसैन शेख चेयरमैन है। अब इसमें मिस्टर जो अनवर हुसैन शेख है ये मैक्सिको के रहने वाले हैं। तो मैक्सिको की एलिसा मारिया अल्मेडा दी अलेजांद्रो के स्थान पर लेंगे। मतलब इसके पहले जो थे वो थे एलिजा मारिया अल्मेडा डी अलेजांद्रो। तो ये इसके पहले ओल्ड वाले जो थे ये अलेजांद्रो थे WTO के अध्यक्ष। अब अभी नए जो यहाँ पर बने हैं, न्यू अपॉइंटमेंट किए गए हैं, इनका नाम है अनवर हुसैन शेख। तो ये अनवर हुसैन शेख जो हैं ये किसकी जगह पर लेंगे? एलिसा मारियो अल्मेडा जी अलेजांद्रो के स्थान पर ये लेंगे। अब हम आपको बताएंगे कि WTO करता क्या है, क्योंकि बहुत सारी मिथ्या हैं कि WTO में क्या होता है। चलिए यदि हम समझे WTO के बारे में तो विश्व व्यापार संगठन जिसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, तो इसमें जो व्यापार संगठन इसमें 164 जो है सदस्य हैं। मतलब कि देशों का यहाँ पर एक कमेटी बनी हुई है और ये बहुपक्षीय निकाय कहलाती है। इसे हम कहते हैं बहुपक्षीय निकाय, जो वैश्विक निर्यात और आयात के लिए नियम तैयार करते हैं। तो जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं WTO के द्वारा, ये WTO ही जो है विश्व व्यापार संगठन जिसके माध्यम से हम विश्व में और वर्ल्ड में जो है व्यापार यदि करना चाहें, तो आपने देखा होगा LPG मॉडल जो है हमारे इंडिया में आया था, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो जब तक हमारे यहाँ ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ था तब तक बाहर की कंपनियां हमारे इंडिया में प्रवेश नहीं कर पाती थी, व्यापार नहीं कर पाती थी। लेकिन हमारे यहाँ जैसी LPG मॉडल लागू हुआ तो यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन हो गया और विदेशी कंपनियाँ जैसे ओप्पो और वीवो जैसी कंपनियाँ हैं जो इंडिया में आने लगी। अब ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इसमें 164 देश हैं जो आयात और निर्यात का काम करती है। विदेशों में इनसे आयात करना है, विदेशों में कोई सामान इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है, तो ये काम जो है ये नियम किसके हिसाब से होगा? WTO के नियम के, उसके रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से होगा। अब इसमें जो भारत है ये कब सदस्य बना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे हम स्टार लगा लें। भारत जो है 1995 में इसका सदस्य बना है। पहली बात तो यही है कि ये भारत जो है 1995 में हमारे जो है ये WTO का सदस्य बना है। ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया दोस्तों। अब ये भी पूछा जाता है कि WTO का मुख्यालय कहाँ है, तो WTO का जो मुख्यालय है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या होता है? तो उद्देश्य है व्यापार के लिए टैरिफ और अन्य बाधाओं में कमी। तो इसका मेन उद्देश्य है कि आपको जो सामान इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने में जो पैसा ज़्यादा आपका लग रहा है, ये सिर्फ रूल्स और रेगुलेशन किसके हिसाब से बनेंगे? ये WTO के हिसाब से बनेंगे।
स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को और 1995 में ही भारत इसका सदस्य बन चुका था। क्लियर दोस्तों, तो ये तो आपको समझ में आया होगा WTO के बारे में। चलिए अब देखते हैं हम यहाँ पर नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, जिसे नारकल कहा जाता है, मतलब NARCL के नए MD और CEO किसको बनाए गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके नए MD और जो CEO हैं ये नटराजन सुंदर को बनाया गया है। तो नाम से ही विदित है कि ये साउथ के होंगे। जिस तरीके से इनका नाम है नटराजन सुंदर, ये साउथ इंडिया के रहने वाले हैं, पहली बात तो। अब इनके बारे में हम जानते हैं कि ये नटराजन जो है ये नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड NARCL के नए MD और CEO नियुक्त किए गए हैं। तो ये इनका क्या है फंडा, चलिए इनके बारे में हम जानेंगे। यदि इन फेमस पर्सनालिटी के बारे में यदि हम जाने तो ये आपको क्वेश्चन इस टाइप से मिलेगा कि किसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, इसके भी नए अध्यक्ष इन्हें यहाँ पर बनाए गए हैं। तो ये जो है हम जो फेमस पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं सुंदर नटराजन, ये साउथ इंडियन है और ये जो है कंस्ट्रक्शन कंपनी है, मतलब कि आप ये बोल सकते हैं जो गवर्नमेंट्स बिल्डिंग्स जो होती है, जो कहने का मतलब ये जो महारत्न कंपनियां हैं, महारत्न कंपनियों में से NARCL जो है ये इसके अंडर कवर में काम करती है। चलिए नेक्स्ट है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC के नए डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया है। तो नए जो डायरेक्टर जनरल है वो राजेश गोरा को नियुक्त किया गया है दोस्तों। और यदि इनके बारे में हम NIC के नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC के न्यू डायरेक्टर यदि हम जनरल की बात करें, जिनका नाम है राजेश गेरा, और ये दोस्तों इन्हें गेरा, कभी गोरा भी या गेरा, जो दोनों हैं शब्द में डिफरेंट है, बट कभी कभी कहीं आपको गोरा भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो आप इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होंगे। क्वेश्चन इस टाइप से आएगा, किसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र मतलब नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। तो इसका सही है 4 ऑप्शन यदि दें, राजेश गेरा, अनीश तिवारी, राहुल श्रीवास्तव, गगन कुमार, तो इनमें से फर्स्ट ऑप्शन आपको लगाना है। इसका सही आंसर हो जाएगा राजेश गेरा। क्लियर है दोस्तों। अब ये राजेश गेरा के बारे में हम आपको बताते हैं। ये सीनियर साइंटिस्ट है राजेश गेरा, ठीक है, ऐसे अपॉइंटमेंट किए गए थे सीनियर साइंटिस्ट, और ये DG नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के अभी यहाँ अध्यक्ष बनाए गए हैं। अब राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत भारत सरकार का एक गठन होता है, जिसमें किस टाइप से आप समझ सकते हैं कि सूचना और विज्ञान केंद्र जो होता है, मतलब कि सूचना प्रौद्योगिकी जो मंत्रालय है और विज्ञान और इलेक्ट्रॉनिक्स जो मंत्रालय है, तो ये दोनों मंत्रालय में यदि आप देखेंगे तो इनके साथ में सब ऑर्डिनेट रूप से ये गठन किया जाता है, मतलब ये इसी का एक संगठन है। अब इसकी स्थापना 1976 में की गई थी और केंद्र और राज्य सरकारों को प्रौद्योगिकी संचालित और समाधान प्रदान करने के उद्देश्य इसका यूज़ किया जाता है। तो जिस तरीके से जैसे आप मौसम विज्ञान केंद्र देखा जाता है, हमारे लोकल में भी मौसम विज्ञान केंद्र है, जैसे सेंट्रल आप देखते हैं तो सेंट्रल में आपको मिलेगा, उसके बाद स्टेट में मिलेगा, स्टेट से फिर डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा मौसम विज्ञान केंद्र की जानकारी के लिए। तो ये जितने भी मौसम विज्ञान केंद्र है ये सूचना प्रौद्योगिकी के ही एक पार्ट होते हैं, एक हिस्सा होते हैं। अब ये इसमें राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC के बारे में हम बात करें तो इसकी स्थापना न्यू दिल्ली में हुई है। क्लियर है दोस्तों। अब दोस्तों इसमें इसकी स्थापना न्यू दिल्ली में हुई है, इसकी स्थापना जो है न्यू दिल्ली में हुई है। तो न्यू दिल्ली में इसकी स्थापना तो किस सन में हुई है दोस्तों, 1976 में इसकी स्थापना हुई है। मुख्यालय नई दिल्ली में है, ध्यान रखिएगा। स्थापना हुई है 1976 में। अब इसके बारे में ये तो हमने जान लिया। अब यहाँ पर देखेंगे कि नेक्स्ट जो फेमस पर्सनालिटी है उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए इसको हम शॉर्टकट कर देते हैं। सशस्त्र सीमा बल SSB के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो SSB के जो है सशस्त्र सीमा बल का नए महानिदेशक जिसे चुना गया है वो SL थाउसेन है। SL थाउसेन,
इनका पूरा नाम है। ये एसएसबी के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। फिर है उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के महानिदेशक किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है जुल्फ़िकार हसन को। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जुल्फ़िकार हसन। तो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सेक्रेटरी जो है सिक्योरिटी के नए महानिदेशक जुल्फ़िकार हसन को चुना गया है। उसके बाद है सेबी के नए अध्यक्ष जो हैं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के सेबी में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में होल टाइम मेंबर के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया अश्विन भाटिया को। क्लियर है दोस्तों। उसके बाद देखें हम तो मेटा के नए परिचालन अधिकारी मतलब न्यू चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मेटा, आपने देखा होगा एफबी, फेसबुक, व्हाट्सअप, ये एफबी, फेसबुक जो है, व्हाट्सअप, इन दोनों को, और इसके बाद जो है इन सारी जो कंपनियां हैं, जो सोशल मीडिया कंपनियां हैं, इन सोशल मीडिया को आप देखेंगे तो उसके नीचे मेटा करके इस टाइप से सिंबल होता है और मेटा लिखा होता है। तो ये जो है इनको कौन सहजता है या इनको कौन ऑपरेट करता है? तो ये जो सॉफ्टवेयर दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर के जो मेन ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं ये हैं न्यू चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जेवियर ओलिवन। याद रखिएगा, जेवियर ओलिवन। ये है मेटा के इस टाइप से इन्फिनिटी का सिंबल होता है, उसमें देखेंगे आप, और इस टाइप से मेटा लिखा होता है। तो ये इसके चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं जेवियर ओलिवन। क्लियर है दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, हम देखते हैं लिस्ट ऑफ अवार्ड एंड ऑनर्स। तो फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार किसको दिया गया है? तो लिस्ट ऑफ अवार्ड्स एंड ऑनर्स हम बात करें तो जो अवार्ड दिए जाते हैं ये इंटरनेशनल लेवल के अवार्ड है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, और कुछ नेशनल लेवल के भी अवार्ड हैं। तो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के दोनों अवार्ड की बात करेंगे हम। ये है इंटरनेशनल लेवल के अवार्ड जिसे कहेंगे फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल, और इसमें जो अवार्ड दिया गया है ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी को दिया गया है, क्योंकि यहाँ से भी फिल्म से, सिनेमा जगत से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। तो सिनेमा जगत से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिनेमा जगत से निकल के आते हैं। सेकंड है 2022 का कांस फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसको चुना गया है? तो ये जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता में सांग कांग हो को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 कांस फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसे चुना गया है? तो सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेत्री है वो जर अमीर इब्राहिमी को चुना गया है। नेक्स्ट देखेंगे 2022 कांस फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ पटकथा मतलब कि बेस्ट स्क्रीन प्ले कहा जाता है पटकथा को, ये किसको नॉमिनेट किया गया है? तो ये है बाय फ्रॉम हेवन, इनका नाम है बाय फ्रॉम हेवन, इसे शॉर्टकट में BFH भी कहा जाता है, बाय फ्रॉम हेवन। इन्हें सर्वश्रेष्ठ स्क्रीन प्ले के लिए चुना गया है। चलिए अब यदि हम बात करें ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में, तो ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी कौन है? आपको पता है ये बहुत अच्छे अभिनेता है, इंडियन सिनेमा के बहुत अच्छे अभिनेता हैं। इससे पहले नवाजुद्दीन सिद्दीकी को कान फिल्म समारोह में राष्ट्र की ओर से पुरस्कार प्राप्त करने के लिए प्रतिनिधियों में से एक के रूप में चुना गया था नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। तो ये जो है विथ एक्सीलेंस सिनेमा अवार्ड इन्हें दिया गया है, जिन्हें फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है कांस फिल्म समारोह में किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो मैंने बताया था आपको सांग कान हो जो है इन्हें कांस फिल्म फेस्टिवल समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला गया है या दिया गया है। अब यहाँ पर बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात, तो ये तो सब विदेशों के मतलब इंटरनेशनल लेवल के पुरस्कार है, इंटरनेशनल लेवल के पुरस्कार है। तो ये जो है इनके बारे में चलो हम जानेंगे। देखने से ही लग रहा है कि ये चाइना के होंगे,
तो सांग कांग हो को फिल्म ब्रोकर के लिए यह पुरस्कार दिया गया है, ब्रोकर के लिए। नेक्स्ट है इसमें ये जो है सांग कांग हो, ये कांस फिल्म महोत्सव के 75वें संस्करण का समापन यहाँ पर हुआ और उसमें इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। और इस वर्ष जूरी में अभिनेत्री के रूप में हमारे देश की दीपिका पादुकोण अभिनेत्री को इसके रूप में भारतीय चेहरा में शामिल किया गया था कि किसी उनकी जो ज्यूरी कमेटी होती है वहाँ पर किसी एक इंडियन का भी सिलेक्शन होता है, इसमें दीपिका पादुकोण को ज्यूरी मेंबर बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 में कांस फिल्म समारोह में किस अभिनेत्री को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया था? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला था जर अबीर इब्राहिमी। जर अबीर इब्राहिमी, या नाम याद रखने के लिए आप इसका ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, जर अमीर इब्राहिमी इसका पूरा नाम है। अब चलिए ये जर अबीर इब्राहिमी की बात की जाए तो ये कौन है? तो ये जो जर अबीर इब्राहिम है इसको फिल्म होली स्पाइडर के लिए यह प्रदान किया गया है। होली स्पाइडर के लिए यह प्रदान किया गया दोस्तों, जिनका नाम है जर अमीर इब्राहिमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 में कांस फिल्म समारोह में किस पटकथा को सर्वश्रेष्ठ पटकथा मतलब बेस्ट स्क्रीन प्ले का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसमें सही आंसर होगा बाय फ्रॉम हेवन, जिसे मैंने शॉर्टकट में बताया था BFH, बाय फ्रॉम हेवन। इनका नाम है, बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए इनको अवार्ड दिया गया कांस फिल्म समारोह में। चलिए दोस्तों अब देखेंगे नया चैप्टर जिसमें लिस्ट रैंक रिपोर्ट इंडेक्स है। अब हमें ये पता करना है कि लिस्ट में जो है रैंक क्या है। चलिए, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन असिस्टिव टेक्नोलॉजी, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन या असिस्टिव टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं, या असिस्टिव टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं इसे आप। तो असिस्टिव टेक्नोलॉजी में जिसे आप जी रेट का शॉर्टकट में कहते हैं, जी रेट, कैपिटल GREAT, जी रेट। क्लियर है दोस्तों? इसमें रिलीज़ किया गया है, ये रिलीज़ करता है WHO के द्वारा, और इसमें यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यूनिसेफ, ये दोनों रिलीज़ करते हैं। ठीक है, इसमें सेकंड देखेंगे फॉर्च्यून 500 सूची में 2021 में सबसे अधिक वेतन पाने वाले CEO कौन थे? तो सबसे अधिक वेतन पाने वाले तो एक ही होंगे, आपको पता है, एलन मस्क। और ये जो एलन मस्क है दोस्तों, इसकी कंपनी है एक टेस्ला, और जिसने दुनिया में धूम मचा रखा है। और इनकी जो कंपनियां हैं, दूसरी एक और कंपनी है स्पेस एक्स, और स्पेस एक्स के माध्यम से ये दूसरे प्लेनेट में मानव को, ह्यूमन को ले जाने का काम इनने उठाया है, और ये सफल भी हुआ है। स्पेस एक्स के माध्यम से दूसरे प्लेनेट में, मंगल ग्रह में मनुष्य को भेजाया जा चुका है वहाँ पर, जिसमें से एलन मस्क भी जाके आ चुके हैं। तो इनकी कंपनी है टेस्ला जो है, इनकी जो कंपनी है दोस्तों, ये बैटरी चलित कार बनाती है। जो बैटरी से चलने वाली जो कार है, बैटरी चलित कार बनाती है, और ये दुनिया में पूरे वर्ल्ड में धूम मचा चुकी है। स्पेस एक्स के बारे में बात करें तो ये एक ऐसा, जैसे कि हमारे इंडिया में इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन, उसी तरीके का स्पेस एक्स भी है। ये प्राइवेट कंपनी है, ये बड़े बड़े क्रायोजेनिक इंजन से सैटेलाइट को छोड़ने का काम करती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, फोर्ब्स 30 U30 में एशिया लिस्ट 2022 में इंडिया का रैंक यदि हम बात करें तो इंडिया का रैंक है फर्स्ट। नेक्स्ट देखेंगे 2022 में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? तो इंडिया का स्थान मेरे डियर फ्रेंड्स 42 है, और ये भारतीय विज्ञान संस्थान मतलब कि IISc बेंगलोर में यहाँ पर शिफ्टेड है। ठीक है, तो इंडिया का रैंक, फर्स्ट रैंक, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम आपको मेंशन करके दे रहे हैं। ब्लूमबर्ग अरबपतियों की सूची में, ब्लूमबर्ग याद रखिएगा, ब्लूमबर्ग अरबपतियों की सूची में, जिसे आप ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स कहते हैं, उसमें
इंडिया का जो रैंक है वो 8वां रैंक है, और हमारे इंडिया का जो फेमस पर्सन है उसका नाम है मुकेश अंबानी, जो ब्लूमबर्ग अरबपतियों की सूची में शामिल है। उसके बाद देखेंगे दुनिया वर्ष भर में शीर्ष बीपीएम मतलब बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट प्रोवाइडर्स के रूप में इंडिया का रैंक क्या है, तो इंडिया का जो रैंक है ये है 10वां, और हमारे इंडिया में जो कंपनी है वो टीसीएस है, जो आईटी कंपनी है। 2021 के लिए नॉमिनेशन किया गया है इसको। 2022 में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक मतलब कि इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स ईपीआई, जिसे शॉर्टकट में कहते हैं, याद रखिएगा ईपीआई भी लिख के आ सकता है एग्ज़ाम में। तो ये जो है इसमें इंडिया की जो रैंक है वो इंडिया की रैंक 180वीं है, मतलब 180वें रैंक है इंडिया की। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 4th राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, मतलब कि ये बोल सकते हैं 4th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। 4th इंडेक्स में ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, 4th राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, ये मनसुख मांडिया ने जारी किया था अभी रैंक। क्लियर है दोस्तों। तो ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो अभी आपने यहाँ पर आपको रैंक और रिपोर्ट और इंडेक्स देखने मिला, ये हमें याद रहना चाहिए दोस्तों, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे महत्वपूर्ण दिवस की। तो हम मई के महीने और जून के महीने की बात करेंगे फ़िलहाल। तो इसमें जो इंटरनेशनल लेवल के जो डे हैं जिन्हें मनाया जाता है, इंटरनेशनल लेवल पे मनाया जाता है, ऐसे महत्वपूर्ण दिवस को देखेंगे। तो ये इंटरनेशनल यहाँ पर लिख लेंगे इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल डेज़। तो इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल डेज़ में सबसे पहले देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, जिसे आप जानते भी हैं इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स के नाम से जाना जाता है। तो ये 29 मई को मनाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता ही ये एग्ज़ाम में, जब अटपटे क्वेश्चन डालना हो किसी जब एग्ज़ाम होती है और एग्ज़ाम में कुछ डिफरेंट क्वेश्चन डालना हो जो बच्चों से ना बने, तो फिर इस टाइप के क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन को, टफ क्वेश्चन को उठाए जाते हैं। सभी को पता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाए जाते हैं, वर्ल्ड नो टोबैको डे। तो वर्ल्ड नंबर जो है टोबैको डे यहाँ पर 31 मई को मनाया जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद है विश्व वर्ल्ड वेब दिवस, तो मतलब कि वेपिंग वाला जो है डे इसके बारे में है, जो 30 मई को मनाया जाता है। उसके बाद है वैश्विक मातृ पितृ दिवस, जिसे ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स कहा जाता है, वो 1 जून को मनाया जाता है। ये जो है कुछ बहुत सी बुकों में आपको मिलेंगे नहीं, इसलिए मैं ये करवा रहा हूँ, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। विश्व वर्ल्ड मिल्क डे तो मनाया, आपको सभी को मालूम है 1 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे। फिर है 8वें इंटरनेशनल योगा दिवस। तो योगा दिवस जो है वो 21 जून को ही मनाया जाता है, आप सभी को मालूम है। तो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस ये कौन से नंबर का था, 8th नंबर का था, याद रखिएगा 8th नंबर का था। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022। इसमें थीम क्या थी, ये थीम है दोस्तों, और ये थीम क्या है, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। नेक्स्ट है 2 जून को राज्य अपना स्थापना दिवस कौन मनाता है, तो तेलंगाना अपना जो है स्थापना दिवस मनाता है। ये 2014 में तेलंगाना इस्टेब्लिश्ड हुआ है। क्लियर है दोस्तों। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है विश्व साइकिल दिवस, वर्ल्ड बाइसिकल डे, बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। तो ये 3 जून को मनाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आईएमपी क्वेश्चन है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड। आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, 4 जून को। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को मनाया जाता है। क्योंकि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक है ये आप कमेंट करके बताएंगे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक है, तो इंडिया की रैंक आपको बताना है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। विश्व भूखमरी
जो है उसमें भारत की क्या रैंक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस मंथ में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स और ऑथर्स हैं, जिस बुक का नाम और उसके लिखने वाले ऑथर्स जो हैं उनका नाम, ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ से हम इसको कवर करेंगे। तो टॉम्ब ऑफ सैंड ये जो बुक है, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये बुक लिखी गई दोस्तों गीतांजलि श्री के द्वारा, गीतांजलि श्री के द्वारा। सेकंड बुक है इंडो पाक वार 1971। उसके बाद लिखा है रिमिनिस्सेंस ऑफ एयर वॉरियर्स तो नामक पुस्तक का जो विमोचन है वो किसने किया है? तो इसमें राजनाथ सिंह इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है, इंडो पाक वार 1971। तो राजनाथ सिंह के द्वारा, मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा ये जारी किया गया है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि राजनीति में, पॉलिटिक्स में राजनाथ सिंह किस पद पर उच्चायुक्त हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। राजनाथ सिंह किस पद पर उच्चायुक्त हैं? ऑप्शन इसमें थर्ड पॉइंट देखेंगे, बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स द विनिंग फार्मूला फॉर सक्सेस, मतलब भारत की पहली पुस्तक लॉन्च कब की गई थी? तो उसमें इस भारत की जो पहली बुक जो है ये लॉन्च की गई है, जिसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स एंड मैनेजमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स के बारे में। नेक्स्ट है लोकतंत्र के स्वर, मतलब कि लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिकन एथिक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो केंद्रीय मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान, जो पेट्रोलियम मंत्री था पहले, तो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, जिसके जो स्पोर्ट मिनिस्टर भी हैं। क्लियर है दोस्तों? और धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम मंत्री, तो इनके द्वारा ये जारी किया गया है। चलिए हमने जो रैंक देखा था ये तो कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर हमने अब MCQ के फॉर्म में लिया और कुछ इंडेक्स के रूप में जो भी क्वेश्चन हमने लिए हैं दोस्तों, ये बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हम ऐसे ही पर डे के हिसाब से या वीक में एक बार जो करंट अफेयर्स है, जो मेन करंट अफेयर्स है, उसे लेकर आपके सामने हम आएंगे दोस्तों। थैंक यू।